हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो टीपीए पे हम लोग का कहाँ तक हो गया था। सेक्शन 9 तक हो गया था ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 10, 11, 12 एंड 17। ठीक है, क्योंकि इनको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये सब इंटर रिलेटेड है आपस में। ठीक है, तो इनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। समझ में तो आ रहा है ना आपके। एक बात और कि देखिए, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। भाई मेरी भी कोशिश यही है कि भाई, क्योंकि सारे एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, है कि नहीं। एमपी की भी आ गई है, बिहार की भी आ गई है। तो टीपीए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म करा दूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को और अपने दोस्तों से भी ये शेयर करना पड़ेगा। वो क्यों? देखिए, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अगर ज्यादा लोग चैनल को देखेंगे, ठीक है, अगर ज्यादा लोगों को उम्मीदें होंगी तो उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी समझ में आएगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी कि नहीं भाई, भाई 10-12 लोग जो हैं वो इसी उम्मीद में है कि कब ये सारे लेक्चर अपलोड हों और वो देखें, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपस में ये भी इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। ठीक है, और जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊं। चलिए ठीक है, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपके कमेंट करने से ही मुझे बूस्ट अप मिलता है। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस पे आते हैं। वैसे भी आज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, क्या होता है सेक्शन 10, 11, 12, ये तीनों ये बताते हैं, कुछ कंडीशन बताते हैं। ठीक है, कि टीपीए में अगर आप किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उसमें अगर ये कंडीशन लगा देते हैं तो वो वॉइड हो जाएगी। ठीक, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिख रहा है ना साफ साफ, इसको ऐसे ही उतार लीजिएगा। ठीक है, प्री के सारे क्वेश्चन मतलब आंसर आपके सब इसी में ही मिल जाएंगे। ठीक है, प्री को लेके, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें। चलिए, इसको हम लोग डिटेल में भी अभी देखेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या मैंने हेडिंग लिखी है, अफेक्ट ऑफ सम कंडीशन सब्सिक्वेंट। अफेक्ट ऑफ सम कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि भाई अगर कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट लगा दी कि ट्रांसफर होने के बाद की कोई कंडीशन हम लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, यही ये सेक्शन बताते हैं। कौन कौन? 10, 11, 12 और 17। ठीक है, चलिए, सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 ये बोलता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन। क्या है कि भाई हम प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए, नीचे हम लोग को थोड़ा हमने इसीलिए इतना स्पेस नीचे दे रखा है जिसमें कुछ लिखना हो तो लिख पाए। देखिए, अब ट्रांसफर अगर होता है, कुछ चीजें देख लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होता है? गिफ्ट होगा या सेल होगा या एक्सचेंज होगा, ठीक है, या लीज होगा या मॉर्टगेज होगा। यही तो होता है भाई, ऐसे ही तो ट्रांसफर होते हैं, है कि नहीं। तो आप जानते हैं गिफ्ट और सेल और एक्सचेंज, इन तीनों में क्या होता है? ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ऑनरशिप भी तो ट्रांसफर होती है कि नहीं। मैंने किसी को गिफ्ट कर दी कोई प्रॉपर्टी, अब मेरा उस प्रॉपर्टी थोड़े कोई हक रहा, अब तो उसी की हो गई क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। ऐसे ही सेल में, ऐसे ही एक्सचेंज में, आपस में जो एक्सचेंज की है वो। लेकिन लीज के केस में क्या होता है? केवल पोजीशन दिया जाता है। ठीक, पोजीशन दिया जाता है किसके लिए? कि भाई वो उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर सके। कोई ऑनरशिप थोड़ी ट्रांसफर की जाती लीज में। मॉर्गेज में भी क्या होता है? पोजीशन दिया जाता है, या मतलब टू सिक्योर डेप्थ। मॉर्गेज में प्रॉपर्टी इसलिए दी जाती है कि टू सिक्योर डेप्थ, ना कि ऑनरशिप। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, इसका काम आएगा भी यहाँ पर। देखिए, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन क्या कहता है कि भाई मैंने एक कंडीशन लगा दी। मान लीजिए मैंने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की, ठीक, तो मैंने उसमें कंडीशन लगा दी, देखो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी तो दे रहा हूं लेकिन तुम इसको किसी को बेच नहीं सकते, एलिनिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इस रिस्ट्रिक्शन का क्या होगा, ये वैलिड होगी कि नहीं, यही बात करता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये कहता है कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन वॉइड होगी। ठीक है, वो कंडीशन वॉइड होगी लेकिन वो ट्रांसफर वैलिड होगा।
अब लेकिन वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, है कि नहीं। रुकिए अभी इस पे थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। देखो क्या होता है, अगर मैंने किसी चीज पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूं या गिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और को नहीं बेच सकते, मैंने ऐसी कंडीशन लगा दी, तो ये एब्सोल्यूट कंडीशन हो गई, ठीक है। और एब्सोल्यूट है तो इसलिए ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये वॉइड माना जाएगा। लेकिन सिर्फ वो कंडीशन वॉइड मानी जाएगी, लेकिन जो वो है ट्रांसफर है वो वैलिड माना जाएगा। वो कंडीशन को भाड़ में फेंको, उसे हटाओ, ट्रांसफर वैलिड है, आपको ट्रांसफर करना है कर दीजिए। तो ऐसा क्यों है ये बताइए, क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि भाई ऐसी कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर बताया था ऑनरशिप, कि इस चीज में क्या ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। और अगर हम लोग ऑनरशिप को जूरिस्प्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप के साथ बंडल्स ऑफ राइट ट्रांसफर होते हैं, जिसमें एक मेन राइट होता है ऑनरशिप इंक्लूड्स बेसिक, ठीक है, ऑनरशिप इंक्लूड्स राइट टू डिस्पोज ऑफ, ठीक है, या राइट टू ट्रांसफर। ऑनरशिप अगर किसी को ट्रांसफर हो रही है तो उसके साथ ये दो बेसिक राइट जरूर ट्रांसफर होंगे, कौन कौन सा, राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ठीक। तो फिर अगर ये कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन को अगर वैलिड कर देंगे तो वो इसके बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, किसका, ऑनरशिप का, है कि नहीं। चलिए तो इसीलिए ये कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन वॉइड होता है, ये वॉइड होगा। एब्सोल्युटली अगर कोई लगा दिया तो ये वॉइड हो जाएगा, ठीक। तो भाई अब एब्सोल्युटली अगर मैं बार बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि अगर कोई पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाया तो, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि मैंने कहा कि भाई देखो तुम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसी आदमी को कर सकते हो, सी को कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ सी को कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है तो वो वैलिड हो सकता है, अदरवाइज इन फ्यूचर वो एब्सोल्यूट ना हो रहा हो। अब आप कहोगे विशाल भाई ये क्या है, अभी समझाता हूँ, इलस्ट्रेशन से आप समझिए। मान लीजिए ए ने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी बी को, ठीक, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इस कंडीशन के साथ कि इस पार्शियल कंडीशन के साथ कि तुम सिर्फ अगर बेचना चाहोगे तो सिर्फ सी को बेच सकते हो, ठीक है। तो अब इन फ्यूचर में अगर सी ने लेने से मना कर दिया प्रॉपर्टी, अब वो बेचना चाहता है लेकिन सी खरीदना नहीं चाहता, ठीक, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये देखने में तो पार्शियल है कि भाई बेच सकता है लेकिन सी को बेच सकता है, ठीक, लेकिन अब सी खरीद नहीं रहा तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगी, और जैसे ही ये एब्सोल्यूट हो जाएगी तभी वो वॉइड हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए एक और इलस्ट्रेशन एक और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आदमी बहुत होशियार है, ठीक है, वो इसका तोड़ ढूंढना चाहता है कि कैसे मैं प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर भी कर दूं और उसके ऊपर कंडीशन भी लगा दूं। तो वो क्या करता है, वो कहता है देखो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, बेच तो रहा हूँ या आपको गिफ्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे बेचोगे तो आपको 1 करोड़ रुपए की बेचनी पड़ेगी, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 1 लाख। तो उसने ये कंडीशन लगा दी कि ये जरूर 1 लाख की है, लेकिन अगर तुम बेचोगे तो कम से कम इसे 1 करोड़ की बेचना, उससे कम में नहीं बेच सकते। उसने ऐसी कंडीशन लगा दी, तो ये कंडीशन क्या होगी बताइए, वॉइड होगी। क्यों, क्योंकि इतने हाई प्राइस पे कोई लेगा नहीं, तो फिर इसका मतलब ये राइट टू ट्रांसफर का वायलेशन है, मतलब राइट टू ऑनरशिप का। भाई ऑनरशिप का मतलब क्या है कि उसके पास ट्रांसफर करने का भी राइट है। अब आप डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से वो क्या कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, है कि नहीं। अब दूसरी कंडीशन लगा दी, या मैंने कहा कि 1 लाख की प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसे कम रेट में करवा दूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा कंसंट्रेट हो गया, आप समझिए, सब समझ में आएगा। पहले अब देखो वो क्या चाहता था, ये क्या चाहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं इसे दे भी दूं और ये ट्रांसफर भी ना कर पाए, तो इसलिए उसने क्या कंडीशन लगाई कि यार
ऐसे इसमें कंडीशन लगा दो कि ये प्रॉपर्टी बहुत हाई रेट में, इसे अगर बेचे तो हाई रेट में बेचे, क्योंकि ना वो बिकेगी ना ये ट्रांसफर होगी, उसकी जो इंटेंशन है वो फुलफिल हो जाएगी कि नहीं। तो उसने, लेकिन ऐसी चीजें भी वॉइड मानी जाएंगी। या बहुत लो प्राइस पे कर दे, ठीक है। अब लो प्राइस पे होगा, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ठीक, अब उसकी वैल्यू मान लीजिए 10 लाख है, ठीक, लेकिन उसमें कंडीशन ये लिखी हो कि अगर तुम बेचना चाहते हो तो 10,000 की बेचोगे। तो क्या आप कभी बेचोगे उसे? 10 लाख की प्रॉपर्टी आप कभी 10,000 में बेचोगे? नहीं बेचोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए वो कंडीशन भी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ये सारी चीजें प्राइमा फेसाई देखने में कैसे लग रहे हैं कि ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आगे चल के ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हुए जा रहे हैं। अगर ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं तो फिर ये वॉइड होगा, ठीक। चलिए, वॉइड हमेशा कंडीशन होती है, ट्रांसफर वॉइड नहीं होता। अब मान लीजिए मैंने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी, उसने एक कंडीशन लगा के दी, तो वो कंडीशन वॉइड है लेकिन ट्रांसफर वैलिड है। कंडीशन को साइड में हटाओ, प्रॉपर्टी में बेच दूंगा, है कि नहीं। वो कंडीशन कुछ नहीं कर पाएगी, क्यों? कि वो कंडीशन अपने आप में जीरो है, शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। चलिए, अब इसमें एक केस है मोहम्मद रजा अब्बास, इसी में 10, हम लोग अभी 10 ही देख रहे हैं ना। मोहम्मद रजा अब्बास वर्सेस मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बीबी। क्या हुआ था इस केस में? इस केस में ये हुआ था कि कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई ये कंडीशन लगाता है कि ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोर्ट ने इसमें कहा था, देखिए ये प्राइमा फेसाई तो ये क्या है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, और ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन ही माना जाएगा, लेकिन ये कोई जनरल रूल नहीं है। मतलब इन फ्यूचर अगर मान लिया घर वाला कोई लेना नहीं चाहता, ठीक, तो फिर उसके पास अधिकार है कि वो किसी और को बेच सकता है, लेकिन उससे पहली कंडीशन यही फुलफिल करनी पड़ेगी कि घर वालों को ही बेचे, फैमिली मेंबर्स को ही बेचे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि देखो ये ठीक है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कोई जनरल रूल नहीं है ये, है कि भाई कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही बेच सकते हो। फर्स्ट कंडीशन उन्हें दोगे, पहले आप उन्हीं से पूछोगे, वो ना खरीदे तो कहीं और बेच दो। तैसीम जाए कंडीशन। कौन सा केस है? मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बीबी। चलिए, समझ में आया कि नहीं ये? अब क्या है, सेक्शन 10 के मैंने 2 एक्सेप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला लीज और दूसरा वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ मैरिड वुमेन। अब पहला देखिए, इसके एक्सेप्शन क्या है? लीज। भाई लीज के केस में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो इसमें कोई ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो नहीं रही, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो राइट टू ट्रांसफर का वॉयलेशन नहीं हो रहा, तो लीज का केस यहाँ पर ठीक है, ठीक है। दूसरा, व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ मैरिड वुमेन, इसमें क्या है, ये पहले इसको आप रीड मारिए फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 रीड मारिए। Where the property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining पे गोला कर लीजिए। The transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void पे भी गोला कर लीजिएगा। Except in the case of lease, पहला हो गया, एक्सेप्ट पे मतलब एक्सेप्शन डालीजिए, पहला लीज, दूसरा प्रोवाइडेड दैट property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer the child। देखिए इसमें क्या हुआ था, अब आप थोड़ा पीछे जाइए और ये सोचिए कि ये एक्ट कब का है, 1882 का है ना। तो उस समय अब ये बोल रहा है कि मैरिड वुमेन जो कि हिंदू ना हो, मुस्लिम ना हो, बुद्धिस्ट ना हो। अरे तो भाई 1882 में हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को छोड़ के कौन था? क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन लोग कौन थे? वो सब जो इंग्लैंड से आए थे, इंग्लिश मैन, ठीक है। तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी किसके ऊपर कि भाई इंग्लिश वुमेन जो होगी, जो क्रिश्चियन वुमेन होगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती कि जब तक वो मैरिड है तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस इंटेंशन से ये चीज जोड़ी गई थी, ठीक, मैरिड वुमेन। ये कोई इंडियन वुमेन के लिए नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई सेक्शन 10। चलिए अब 11 देखते हैं, और तो कुछ इसमें है नहीं।
ना समझ में आए तो एक बार लेक्चर पीछे बैक करके फिर से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 11 क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब इसमें आप लिख लीजिए रिस्ट्रिक्शन इन एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, क्या नहीं सॉरी सॉरी हाँ रिस्ट्रिक्शन इन रिस्ट्रिक्शन ऑन एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। क्या है ये कि रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है सेक्शन 11 कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, मान लीजिए सेल, गिफ्ट, सेल या एक्सचेंज की है, तो आप इसमें उसके इंजॉयमेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है, इंजॉयमेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंडीशन लगाई तो क्या होगा, ऑब्वियसली वॉइड होगी, शैल बी वॉइड इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली। अगर प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। अब कैसे वॉइड होगी, देखिए एक इलस्ट्रेशन समझिए। मान लीजिए कि आपने किसी से एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, ठीक। अब उसने एग्रीकल्चर लैंड बेचते समय एक कंडीशन लगा दी कि अब मैं आपको बेच तो रहा हूं लेकिन आप इस लैंड में सिर्फ और सिर्फ गेहूं की खेती करेंगे, ठीक। तो क्या ये कंडीशन वैलिड होगी, नहीं, वॉइड। क्यों, क्योंकि भाई मेरे एंजॉयमेंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नाउ आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हो कि मैं उस पर अनाज की खेती करूंगा, कि मैं गेहूं की खेती करूंगा, कि मैं गन्ने की करूंगा, आप कैसे बोल सकते हो, है कि नहीं। ऐसी कंडीशन जो है वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर तो वैलिड होता ही है कि नहीं। लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, ट्रांसफर जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, है कि नहीं। एब्सोल्यूट ट्रांसफर में ही ऐसा होगा। अब मान लीजिए लीज है या मॉर्गेज है, इन केसेस में तो वो कंडीशन लगा सकता है। मान लीजिए मैंने मॉर्गेज किया आपको प्रॉपर्टी, है कि नहीं, तो उसमें वो कंडीशन लगा दे, देखिए आपको इसमें सब्सटेंशियल चेंज नहीं करेंगे, ये नहीं कि आप मेरी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, तो भाई वो वैलिड रहेगी, है कि नहीं। लेकिन सेल कर दी उसके बाद थोड़े कह सकते हो कि आप सब्सटेंशियल चेंज नहीं करोगे, या गिफ्ट कर दी फिर थोड़े कह सकते हो, या एक्सचेंज कर ली तो थोड़े कह सकते हो, है कि नहीं। चलिए अब मान लीजिए इसमें एक और इलस्ट्रेशन देखिए। मान लीजिए एक आदमी ने, इसको हटा दें आप, एक मिनट, मान लीजिए क्या हुआ, एक आदमी ने ए, बी और सी को एक ये लैंड दिया, ठीक है। एक आदमी ने ए, बी और सी को ये प्रॉपर्टी दी, ठीक, ट्रांसफर की, और उस ट्रांसफर में उसने एक कंडीशन लगा दी, देखो कि तुम जो है तीनों लोग इसे एक साथ ही इंजॉय करोगे, ठीक है, कि तुम तीनों को ज्वाइंटली रहना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी में, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, पार्टीशन नहीं कर सकते। उसने कहा पार्टीशन नहीं कर सकते। क्या हुआ, फिर से समझिए, एक आदमी ने ए, बी और सी को एक लैंड दी, ठीक है, और ये कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को ज्वाइंटली ही इंजॉय कर सकते हैं, इसमें पार्टीशन नहीं कर सकते कि अलग अलग पार्टीशन करके रहने लगो। अब ये क्या चाहते हैं, ये पार्टीशन करना चाहते हैं, तो क्या ये कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुई है, जब ये एब्सोल्यूट ओनर है, अब ये चाहे उसमें एक साथ रहें चाहे अलग अलग रहें, ऐसी कंडीशन क्या होगी, वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर वैलिड रहेगा। चलिए अब सेक्शन 11 में मैंने इसमें दो एक्सेप्शन लिखे हैं। पहला मैंने केस का नाम रखा है टुल्क वर्सेस मॉक्से, ठीक है। दूसरा सेक्शन 17। अगर हम लोग बेरक पढ़ते हैं सेक्शन 11 तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए एक बार रीड मार लेते हैं। Restriction repugnant to interest created where on a transfer of property and interest therein created absolutely in favor, interest therein is created absolutely in favor पे लाइन कर लीजिएगा कि इंटरेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए। इसमें जो मॉर्गेज में क्या एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता था, नहीं, ठीक है, और लीज में क्या एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता था, नहीं, ठीक। तो
but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. enjoyed by him in a particular manner पे लाइन कर लीजिए. he shall be entitled to receive and dispose of such interest as he were no such direction. वो इस हिसाब से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है जैसे उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई थी. ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड में उसने कहा था वीट उगाओ, ऐसी तैसी एंजॉय वीट, हम कुछ भी कर सकते हैं. वो कंडीशन वॉइड हो गई, ट्रांसफर तो वैलिड है ही. ठीक, अब इसमें कहने का मतलब है जो नीचे जो दिया हुआ है उसमें आप लिख लीजिए एक्सेप्शन जो अलग से ऐड किया गया है. इसमें आप देख रहे हैं वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड, ये जो दिया हुआ है ये केस हुआ था टुल्क वर्सेस मॉक्से, उसके बाद ये जोड़ा गया था, पहले से नहीं था टीपीए में. आप देख रहे हैं क्या ये 1929 में जोड़ा गया था. तो कब जोड़ा गया था ये एक्सेप्शन? ये टुल्क वर्सेस मॉक्से केस के बाद जोड़ा गया था. तो टुल्क वर्सेस मॉक्से केस में क्या हुआ था? टुल्क वर्सेस मॉक्से केस में एक आदमी का घर था. ठीक है, ये घर था एक आदमी का, तो उसके साथ साथ उसके पास ये प्लॉट भी था, घर से मिला हुआ एक लैंड भी था. तो उसने एक आदमी को ये लैंड बेचा इस कंडीशन के साथ कि वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा. ठीक, क्यों? क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्शन करेगा यहाँ पर तो उसे जो यहाँ से एयर आती है और जो यहाँ से सनलाइट आती है वो नहीं आएगी. इस चक्कर में उसने बोला कि देखो मैं तुम्हें लैंड तो बेच रहा हूँ लेकिन तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे. तो क्या ये कंडीशन वैलिड होगी कि नहीं? कोर्ट ने इसे एक्सेप्शन में डाला और कहा कि ऐसी कंडीशन वैलिड होगी. क्यों? क्योंकि फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरर, अगर कोई एडजॉइनिंग लैंड है, ठीक है, कोई एडजॉइनिंग लैंड है और ट्रांसफरर जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई उसमें कंडीशन लगाता है तो वो कंडीशन वैलिड होगी. ठीक, तो इसमें उन्होंने इसके एक्सेप्शन में डाल दिया. चलिए दूसरा इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 17. सेक्शन 12 के बैरक के लैंग्वेज में ये नहीं दिया हुआ है, उसमें अलग से लिख लीजिएगा कि सेक्शन दूसरा एक्सेप्शन जो उसमें सेक्शन 17 है वो कैसे है. अभी सेक्शन 17 समझाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा. पहले हम लोग 12 देखते हैं. कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल. अब क्या है ये? देखिए 12 जो है, 12 के देखने से पहले हम लोग को सेक्शन 31 देखना पड़ेगा. ठीक है, 12 के ऊपर लिख लीजिए कि सेक्शन 12 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 31. ठीक, क्या लिखेंगे 12 के ऊपर? सेक्शन 12 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 31. सेक्शन 31 क्या है? सेक्शन 31 एक बार आप रीड मार लीजिएगा. सेक्शन 31 जनरल रूल बताता है. देखिए 31 खोलिए. 31 कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन. ये बताता है कि सेक्शन 31 आप ऐसे लिख लीजिए कि जनरल रूल बताता है. आप लिख लीजिए थोड़ा इस पे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. पहले आप ये लिख लीजिए सेक्शन 12 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 31. ठीक है, अब लिखिए जनरल रूल. ठीक है, सेक्शन 31 बताता है जनरल रूल. सेक्शन 31 जनरल रूल. अब उसमें देखिए देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ विच रिस्ट्रेन द ट्रांसफरर टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन दैट on happening or not happening of an event that property is reverted back to the transferor or shall vest in some other person. Such transfer are conditionally such transfer are conditional transfer and are valid. लिखा है इतना आपने. ये क्या कहना चाहता है? जनरल रूल ये है कि आप कंडीशनल ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, आप कोई भी कंडीशन ऐसी लगा सकते हैं कि ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट जो बेस्ड हो. ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी. अब ये कैसे? सेक्शन 31 में ही एक नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए, तुरंत समझ में आ जाएगा. वो इलस्ट्रेशन क्या कहता है? एक आदमी दूसरे आदमी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, एक लैंड ट्रांसफर करता है जिसमें वो पेड़ लगे होते हैं. ठीक, अब उसमें वो कंडीशन लिखता है कि अगर ये तुमने पेड़ काटे तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी. ठीक, अब वो क्या करता है, जिसको वो ट्रांसफर करता है वो पेड़ काट देता है, तो जैसी उसमें कंडीशन लिखी होती है उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी उसके पास बैक आ जाती है. तो जनरल रूल ये है कि ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट पे आप कोई कंडीशन लगा सकते हो, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो. उसका एक्सेप्शन ये है सिर्फ 2 कंडीशन नहीं लगा सकते जो कि सेक्शन 12 में दी हुई हैं.
उन दो कंडीशन को छोड़ के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 कुछ भी कंडीशन लगा दो, सब वैलिड हैं। दो ही कंडीशन नहीं लगा सकते जो सेक्शन 12 में दी गई हो, उसी के आगे जहां पे आपने लिखा है उसमें और देखिए, बट इफ द कंडीशन फॉल अंडर सेक्शन 12, फर्स्ट वन is that on becoming insolvent, second one if the transferee attempt to transfer the property, such conditions are void but the transfer is valid। सेक्शन 31 ये बोलता है, इसको लिख लीजिएगा, रीड विद 31, लिख तो लिया ही आपने, इतना सब ध्यान रहेगा। ये बोलता है 31 में बताता है जनरल रूल, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 12। जनरल रूल ये है कि आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, और वो कंडीशन वैलिड होगी। सेक्शन 12 का बोलता है कि ये दो कंडीशन नहीं लगा सकते, एक इंसॉल्वेंसी वाली और दूसरा अटेम्प्टेड एलिनिएशन, ए और बी, ये दो कंडीशन नहीं लगा सकते। अटेम्प्टेड एलिनिएशन आप जानते ही हैं कि भाई जैसे ये था सेक्शन 10 में, ठीक। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। ये क्या बोलता है सेक्शन 12, सिंपल सी बात ये बोलता है कि देखो, अगर आपने किसी के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन लगाई कि मान लीजिए ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी बी को, ठीक, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि अगर ये इंसॉल्वेंट होता है तो ये प्रॉपर्टी वापस ए के पास पहुंच जाएगी, ठीक। सेक्शन 12 हम लोग देख रहे हैं क्या है, ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसमें कंडीशन लगाता है अगर बी इंसॉल्वेंट हो गया तो ये प्रॉपर्टी वापस ए के पास आ जाएगी। तो ऐसी सब चीजें वॉइड होंगी। क्यों? दूसरी कंडीशन अटेम्प्टेड एलिनिएशन में भी वॉइड होगा। सिर्फ ये दो चीजें कंडीशन वॉइड होंगी। क्यों? इंसॉल्वेंट में क्यों वॉइड होगी? क्योंकि भाईजान आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए ये वॉइड ना होता, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आती? प्रॉब्लम ये आती, मान लीजिए बी के पास ये प्रॉपर्टी थी, ठीक। अब इस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए लोन ले लेता है, इसने क्या लिया? लोन लिया, ठीक। अब लोन लेने पे अगर ये इंसॉल्वेंट होता है तो ये लोन कैसे चुकाया जाएगा? इसकी प्रॉपर्टी से तो चुकाया जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी कि इंसॉल्वेंट होने पे तो प्रॉपर्टी वापस इस ए के पास चली जाएगी, तो लोन कैसे चुकाया जाएगा? तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? इसीलिए ये इंसॉल्वेंट वाली कंडीशन अगर आप लगाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आई। इसका भी एक एक्सेप्शन है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर एक्सेप्शन, लीज। क्यों? क्योंकि लीज में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता ही नहीं है कि नहीं? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आ गया सेक्शन 17। 17 क्या है? 17 डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन। क्या होता है भाई कि सेक्शन 17 एक बात बताता है कि देखिए, आप एक्युमुलेशन पीरियड, आप कुछ टाइम के लिए आप डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी आप ट्रांसफर तो कर रहे हैं लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन इससे जितनी भी इनकम आया करेगी वो मुझे मिलेगी, ठीक। तो क्या ऐसी कंडीशन वैलिड होंगी? जनरल रूल ये है कि वैलिड नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी के अगर आप एब्सोल्यूट ऑनर हैं, ऑनरशिप अगर आपके पास है, तो उसमें उससे जो इनकम आती है वो भी आप ही की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, ऑनरशिप तो मेरे पास आ गई लेकिन उसकी इनकम नहीं आ रही। अरे भाई, ऑनरशिप के साथ साथ बंडल्स ऑफ राइट होते हैं ना। बंडल ऑफ राइट क्या क्या होते हैं कि राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू डिस्पोज ऑफ, राइट टू इनकम। अगर कोई इनकम भी जनरेट हो रही तो वो भी तो मेरे पास आएगी। अब क्या कहता है सेक्शन 17? ये बताता है कि इसमें आप जो इनकम वाली बात है उस पे आप कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ही पीरियड के लिए। किस पीरियड के लिए? दो कंडीशन बताता है। लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, जिसने प्रॉपर्टी दी है उसके जीवन काल, पूरे जीवन भर के लिए। दूसरा, पीरियड ऑफ 18 ईयर्स या 18 साल के लिए। दोनों में से जो लॉन्गर होगा, विच एवर इज लॉन्गर। समझ में आ रहा है कि नहीं? 17 क्या बोलता है कि डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन। आप 17 खोलिए, पहले उसको रीड मारिए तब समझ में आएगा।
डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, ठीक है, वेयर द टर्म्स ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी एक्यूमुलेटेड एदर होली और इन पार्ट ए पीरियड longer than the life of the transferor or a period of 18 years from the date of transfer। अब इसमें देखिए, अब मान लीजिए ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब उसमें वो ये लिख रहा है, एक कंडीशन लगा रहा है कि देखो इस प्रॉपर्टी में जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इससे जितनी भी इनकम आएगी, ठीक है, वो मुझे मिलेगी। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसमें कंडीशन लगाई कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इसमें से जितनी भी इनकम आएगी वो मुझे मिलेगी। तो ये कंडीशन क्या होगी, वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि पहले में फॉल कर रहा है लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, है कि नहीं। अब इसी में देखिए, अब ये 18 ईयर्स का क्या है, 18 ईयर्स का क्या है, देखिए इसमें आप वो देखिए जरा इलस्ट्रेशन, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब इसी में देखिए, मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, कब की, 1960 में उसने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है। उसमें क्या लिखा उसने कि ये लिखा कि 1990 तक क्या होगा, जितनी भी इसकी इनकम होगी वो मेरे पास आएगी। फिर से आप समझिएगा, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसमें एक कंडीशन लगाई, कब की, 1960 में। उसमें एक कंडीशन लगाई कि 1990 तक जितनी भी इसकी इनकम आएगी वो मेरे पास आएगी, ठीक है। अब क्या होता है, वो 1985 में उसकी डेथ हो जाती है। कब हो जाती है, 1985 में ए की डेथ हो जाती है। तो कितने साल तक रहा, 25 ईयर्स, ठीक। अब जो ये टाइम पीरियड जो उसने दिया था 1990 का, अभी 1990 नहीं 1985 में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या थी, या तो लाइफ ऑफ ट्रांसफरर या पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो विच एवर इज लॉन्गर, यहाँ पर लॉन्गर क्या था, अभी 18 ईयर से ज्यादा हो गया, तो ये अब 1985 पे ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपके ना समझ में आ रही हो तो आप बुक पढ़ लीजिएगा, उसमें ये इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी बुक पढ़ लीजिए, सब में यही दिए हुए हैं। दूसरी, अब इसी में ही एक बात और मान लेते हैं, तब आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए उसने 1960 में ही ट्रांसफर की, और उसमें ये लिखा कि 1990 तक ये मेरे पास इसकी इनकम आएगी। लेकिन वो क्या होता है, वो 1975 में डेथ हो जाती है उसकी, ठीक, या 70 में हो जाती है, ठीक है। 1970 में उसकी डेथ हो जाती है। कितने टाइम पीरियड तक उसके पास आई, 10 साल तक, ठीक है। इसमें क्या था, या तो लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। तो अब उसे कब तक मिलेगी, उसे मिलेगी 1978 तक, 8 साल और मिलेगी, प्लस 8 साल। क्यों? क्योंकि विच एवर इज लॉन्गर, तो 18 साल यहाँ पर माना जाएगा, तो 1978 तक उसे मिलेगी। तो ये बताता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन कि आप कितने पीरियड के लिए कोई चीज की ट्रांसफर में कंडीशन लगा सकते हैं उसकी इनकम को लेके, है कि नहीं। अब इसके भी एक्सेप्शन है, ठीक। अब मैंने सेक्शन 17 को यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों बोला था, अरे क्योंकि भाई ये भी तो एंजॉयमेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे भी लिखा था। बैरक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। पहला, पेमेंट ऑफ डेथ। अगर पेमेंट ऑफ डेथ को लेके कोई कंडीशन है, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी बेची, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, बेचने के साथ साथ ये बोला कि देखो भाई इस पे 1 लाख रुपए डेप्थ है, तो जब तक ये 1 लाख रुपए डेप्थ नहीं चुकता हो जाता तब तक इसकी इनकम सी के पास जाएगी जिसका डेप्थ है। तो अब इसमें लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और पीरियड ऑफ 18 ईयर नहीं चलेगा। जब तक 1 लाख रुपए इसके पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक इसकी इनकम सी के पास ही जाती रहेगी, ठीक। दूसरा, रेजिंग पोर्शन। रेजिंग पोर्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के बेनिफिट के लिए जा रही है, कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है, या कहने का मतलब है जब तक इसका फुलफिलमेंट नहीं हो जाता तब तक इसके पास जाती रहेगी। इसमें भी ये दोनों रूल फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन है भाई। तीसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मैं कह दूं कि इस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस के लिए या इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जितनी इसका
इनकम आएगी उसका एक पोर्शन उसमें जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक उसमें जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, कोशिश तो मैंने बहुत की कि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ भी गया होगा आपके, है कि नहीं? ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।